बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई कुछ खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे जुड़े हुए टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आज हम वही कवर करने वाले हैं। तो कौन से टॉपिक है, सबसे पहले देख लीजिए कि दल बदल विरोधी कानून है, गोरखा समुदाय है, और इसके अलावा अफस्पा कानून है। तो आखिर क्या है ये, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए पहले वाले टॉपिक को कि दल बदल विरोधी कानून। हमने इस पर कई बार चर्चा की है, एक बार और करने की जरूरत है। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। 1967 में हरियाणा की विधानसभा में एक विधायक थे, गया लाल। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे चीजें काफी न्यूज वायरल हुई, और उसके बाद एक कहावत बड़ी उस वक्त वायरल होने लगी, जिसको कहा गया आया राम गया राम। और उसी के आधार पर धीरे धीरे एक उसका रिएक्शन निकला और एक कानून बन गया दल बदल विरोधी कानून। क्योंकि इसकी वजह से 1967 में एक ऐसा दौर चल रहा था स्पेशली कि सरकारें बार बार गिर रही थी, लोग पार्टियां बदल लेते थे, जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाकर समर्थन दे दिए। आज की डेट में ऐसा कोई करता है तो वह विधायक अयोग्य घोषित हो जाता है। हालांकि उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के पास ताकत है विधायक की अयोग्यता को सुनिश्चित करने की या उस पर फैसला देने की, उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जल्दी फैसला लेना चाहिए। तो यहां पे देखिए मसला क्या है। 1985 में जो दल बदल है उसको रोकने के लिए, चाहे विधायक के स्तर पर, सांसद के स्तर पर, रोकने के लिए कानून लाया गया, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है। और 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में इसे जोड़ा गया। अब उसके बाद दल बदल विरोधी अभियान अधिनियम के नाम से इसे जब जाना गया, तो संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? एक तो यह है कि 52 नंबर का था। उसके बाद वर्ष कौन सा था यह आपको पता चल गया। और इसमें क्या पता चल गया कि कोई व्यक्ति है जो चुना हुआ है, जीता हुआ व्यक्ति है, और उसके बाद होता यह है कि वो पार्टी बदल लेता है, तो फिर वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं मुद्दे की बात। किस आधार पर वह अयोग्य होगा? सिर्फ एक ही बात है, और भी है। राजनीतिक दलों के सदस्य जो है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दे, अगर वो अपनी सदस्यता त्याग दिया है तो फिर वो निर्हरता में आ गया, वह अर्हता नहीं रखता है, उसकी पार्टी में नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के व्हिप के विपरीत मतदान करता है, पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को किसी मामले में वोटिंग होनी है सदन में, विधायिका में कहीं पे, तो ऐसी स्थिति में विधायिका में अगर वोटिंग होनी है उसके लिए व्हिप जारी की गई है और आप उसके विपरीत जाते हैं, कोई सदस्य जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए कि वह जो कहा गया था उसके विपरीत मतदान करता है, तो ऐसे में या तो मान लीजिए कि वो मतदान में भाग ही नहीं लेता है, और 15 दिनों में अगर इसने यह जो काम किया था इसके लिए उसे माफ नहीं किया जाता है, तो फिर वह जो है विधायक नहीं रह जाएगा। पार्टी की बात नहीं, विधायक ही नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद कोई निर्दलीय सदस्य है, उसने चुनाव निर्दलीय लड़ा, जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो गया, तो फिर वह विधायक नहीं रह जाएगा। ठीक है। नाम निर्देशित सदस्य, मान लीजिए कुछ सदस्यों को चुना गया, आप जानते हैं मतलब वो चुनाव लड़के नहीं आए, जो अन्य तरीकों से आए। बताइए कमेंट करके उस तरीके का नाम मुझे कमेंट करिएगा। अगर उस तरीके से कोई आता है तो उसके लिए है कि वह अपना पद ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो उन्हें निर्हरित घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ विशेष वजह से, उनकी कुछ विशेष योग्यता जो कि हमारे संविधान में दी गई है कि इस वजह से कुछ लोगों को हम सदस्य बनाते हैं विधानसभा का, और उसके बाद जिस आधार पर उन्हें बनाया गया था वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो अगर ऐसी स्थिति आती है कि वह किसी दल में शामिल होते हैं, तो उन्हें फिर विधायक नहीं रखा जाएगा, या सांसद, जो भी स्थिति है ना। फिर उसके बाद अध्यक्ष की भूमिका क्या है, जो सवाल उठ रहे हैं। 10वीं अनुसूची के तहत कहा गया है कि अध्यक्ष दल परिवर्तन करने वाले विधायकों की निर्भरता पर निर्णय लेने के लिए अर्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यानी कि वो तय करेगा कि इसने जो भी कृत्य किया है, जो भी स्थिति है, या यह कुल मिला के यानी की बात है कि जो भी उसके खिलाफ शिकायत हुई है, क्या उसकी वजह से ये इसके पद से हटाया जाना चाहिए। तो विधि में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। ठीक है। इसकी वजह से कहा जाता है कि जो मुख्य रूप से अध्यक्ष होते हैं, यानी कि या तो सभापति होंगे या तो अध्यक्ष होंगे, तो फिर वो न्याय नहीं करते हैं, उचित तरीके से डिले कर देते हैं। तो अब इसमें अनुच्छेद 142 जो है वो न्यायालय को शक्ति देता है पूर्ण न्याय के लिए, जो भी आवश्यक आदेश पारित करने हैं न्यायालय कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये आधार बनता है भविष्य के लिए
कुछ फैसला आ सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि दृष्टि IAS के दृष्टि लर्निंग ऐप में खास फीचर आ गए हैं, यानी कि AI समरी आ गई है। यानी कि कोई आप दृष्टि IAS का जो ऑनलाइन GS फाउंडेशन कोर्स लेते हैं उस कोर्स में, या जिनके पास कोर्स है भी, उनको ये सुविधा मिलेगी कि उसकी जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के वीडियो के लंबे लंबे वीडियो हैं, उसकी समरी आपको मिल जाएगी कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे इस पूरे क्लास में। उसके बाद उसी क्लास से रिलेटेड एक AI क्विज बन जाएगी जिसके आप जवाब दे सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आस्क मी ए क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड आप AI से सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि AI को इंटीग्रेट किया गया है आपकी तैयारी को स्मार्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए गोरखा कौन है, ये काफी चर्चा में है। देखिए दरअसल हुआ यह है कि गोरखा एक, जिन्हें गोरखा कहा जाता है, खास समुदाय है जिसको कहा जाता है मार्शल समुदाय, लड़ने में बड़े माहिर है, मार्शल समुदाय को लेकर ऐसा कहा जाता है। नेपाल से उदय हुआ था, बहादुरी, वफादारी और प्रवीण युद्ध कौशल के लिए विख्यात है। और पश्चिमी नेपाल के गोरखा साम्राज्य से इनका, जो गोरखाओं का नाम आगे आया था धीरे धीरे। और गोरखा राजा जो है पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत किया था और गोरखा शक्ति का विस्तार किया था। आज की डेट में गोरखा समुदाय के लोग भारत में भी हैं, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के खास क्षेत्र में है, दार्जिलिंग और उसके आसपास में। तो वहां पर एक गोरखालैंड की मांग भी होती रहती है। एक खास क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल का नेपाल के पास का क्षेत्र है, उत्तर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो गोरखा रेजिमेंट भी है एक। अब देखिए जो ब्रिटिश है मुख्य रूप से, उनके माध्यम से भारतीय और नेपाली सेनाओं में सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया था, गोरखा रेजिमेंट तैयार किया गया था। ठीक है, तो एंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 के बाद, जिसे गोरखा युद्ध भी कहते हैं, अंग्रेजों ने गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया और देखा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से फिर उसे लेकर के अपने हित में कैसे उसको साधा वो देखने को मिलता है इतिहास के पन्नों में। अब चिंताएं क्या हैं इनकी गोरखालैंड की मांग की जा रही है, मुख्य रूप से दार्जिलिंग, तराई और दुआर वाला जो क्षेत्र है। संवैधानिक मान्यता इनकी भाषा, रीति रिवाज और जाति पहचान को लेकर के सुनिश्चित करना चाहते हैं। और ST दर्जे की मांग इनमें बहुत लोग हैं, जैसे गोरखा समुदाय में बहुत हैं, जैसे राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग। तो ये जो है मांग करते रहते हैं कि इन्हें ST दर्जा मिल जाएगा तो कुछ लाभ मिलेगा। अग्निपथ योजना भी जो है, जैसे आर्मी में जाने के लिए थी, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था योजना, तो अब जो है सिर्फ 4 साल की अस्थायी सेवा इसमें एक बड़े वर्ग को मिल पाएगी। तो ऐसे में वो जो है इस बात के लिए भी सशंकित हैं कि अब कैसे गुजर बसर होगी। फिर उसके बाद भू राजनीतिक तनाव जो है उस खास क्षेत्र में जहां की मैंने बात की थी, वहां से भी इनकी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। इसी संदर्भ में अभी गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इनके प्रमुख नेताओं की बातचीत भी हुई थी। तो ये मुख्य बातें थी। अब आ जाते हैं अफ्स्पा पे। अफ्स्पा की चर्चा में क्यों है? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, क्योंकि हाल ही में मणिपुर में और कुछ और क्षेत्रों में अफ्स्पा को और लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफ्स्पा 1958 के तहत विक्षुब्ध क्षेत्र की परिस्थिति को 6 माह के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 6 माह के लिए कुछ क्षेत्रों में बढ़ गया है। उसके अलावा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में अफ्स्पा को 30 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे बीच बीच में कभी कभी बढ़ता भी रहता है। ठीक है, तो अफ्स्पा इसे सितंबर में लाया गया था और साल था 1958। लाया क्यों गया था? नॉर्थ ईस्ट में शांति को स्थापित करने के लिए, विद्रोहों से निपटने के लिए। लेकिन ये पहली बार भारत में आजादी के पहले ही आ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को यह कानून आया था विशेष रूप से। फिर उसके बाद क्या होता है, यह जो आगे चल के इस 1947 में लागू किया गया, तो इस तरह से कि असम जो अशांत क्षेत्र है उसके लिए लाया गया इसी प्रकार का कानून, इसी से संबंधित। फिर इसको अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के तैयार किया गया, जैसे सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958, नागा हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने के लिए असम अशांत क्षेत्र अधिनियम, और बाद में इन सबको मिला के क्या बना दिया गया? एक अफ्स्पा कानून जो 1958 का है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं। अफ्स्पा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए मैं एक शॉर्ट जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप चैनल पे भी जाएंगे तो आपको विशेष जानकारी इससे जुड़ी हुई अभी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, और जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे उसका जवाब आपको जरूर देना है, और ये बताना है कि आजाद भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र के लिए अफ्स्पा कानून को लागू किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।